नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई कुंडली, उसका फलित और उपचार 18 मार्च 2025। तो ये जो कुंडली हमने सामने ली है, एक पुरुष जातक का चार्ट है। लगभग वही 34-35 वर्ष की इनकी आयु है और बहुत ही सुंदर कर्क लग्न और वृषभ राशि, माने आप समझ सकते हैं बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति, सबसे मिलजुल कर रहने का बल। मैंने कई बार बताया है कि यदि कर्क लग्न राशि हो तो एक्सेप्टेंस, हृदय बड़ा विशाल होता है, उसको एक्सेप्ट। या आपके चार्ट में वैसे भी आप देखें, कर्क राशि कहीं भी होकर बहुत बली है, तो पर्टिकुलरली जिस हाउस में है वो तो फिर आप उसको तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अभी इनके तो लग्न में ही हो गया, माने कर्क यदि आपका जैसे मान लीजिए तीसरे भाव में है तो अपने भाई बहनों को लेके बड़े अच्छे संबंध हो जाते हैं। और चंद्रमा स्वराशि का हो जाए कर्क राशि में तीसरे भाव में, यहां तक कि मैं तो कहता हूं अगर कर्क राशि, हालांकि एक्सपर्ट नहीं है चंद्रमा, कर्क राशि का चंद्रमा स्वराशि का छठे भाव में भी आ जाता है, और अगर उनको कोई ऐसा मेडिकल लाइन फार्मा में उनको संबंध दे दिया जाता तो उनके तो हाथ में एक प्रकार से जादू हो जाता, माने रोग निदान करने का जादू। अगर वो नर्सिंग डिपार्टमेंट में किसी को, माने उनके बोलते हैं ना, उनके स्पर्श मात्र से उनका जो रोग है वो दूर हो सकता है। तो ऐसा माने कमाल का हृदय कहे आप, हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग नेचर। इसी प्रकार तीसरे भाव में यदि कर्क राशि का चंद्रमा हो जाता है तो फिर वो किसी हाईवे के किनारे कोई ऐसा रेस्टोरेंट है, कोई ट्रेवल एजेंसी है, उसमें बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। तो अभी तो लग्न में ही है, तो लग्न यानी हमारे फर्स्ट इंप्रेशन, हमारे बुद्धि में इसका, मस्तिष्क में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तो कर्क लग्न का स्वामी होकर चंद्रमा एकादश, प्रिय मित्र, सैलरी हाउस, ठीक हो गया, हमारे चाचा ताऊ का भाव में वहां जाकर एग्जॉल्टेड होकर बैठा है, ठीक हो गया। और चंद्रमा का डिपॉजिटर कौन है? शुक्र। शुक्र जो है वो 8वां भाव में जाकर बैठा है, वो एक प्रकार आयेश भी है। तो 8वें भाव को हम वैसे बोल देते हैं कि वो अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे, रहस्य, ऐसी चीजों से धन कमाना। क्योंकि शुक्र लैंगिक जो कुछ ऐसे कर्म है, लैंगिक आकर्षण वाले, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप कोई जैसे कोई आपका कर्म ऐसा है कि भाई कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई ऐसा पार्ट है जहां पर लैंगिक आकर्षण से कोई पैसा कमा रहा है, कोई इस प्रकार माने रोमांटिक कोई स्टोरी है, इस प्रकार लिखने वाले या ऐसी स्टोरी में काम करके पैसा कमाने वाले, तो इस प्रकार हम 8वें भाव में बैठे शुक्र जो आयेश होकर, बिकॉज आप समझ रहे हैं कि चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि, जो शुक्र की राशि है, कलात्मक राशि में जाके बैठा हुआ है। तो इनके भी कर्म में, इनके काम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिल्म इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। और लग्न इतना एक्सेप्ट करने के बाद, क्योंकि केतु लग्न में बैठे, तो कभी कभी ये कुछ समय के लिए एकांत वासी हो जाते हैं, अचानक से कहीं चले जाएंगे, बोलेंगे नहीं, ठीक हो गया। तो माने कैसी इमेज बनेगी आप समझ सकते हैं। इसको आपको क्या समझना है, सोसाइटी कहती है कि हाँ निश्चित रूप से बड़े केयरिंग है, हॉस्पिटैलिटी नेचर इनका है, लेकिन क्योंकि लग्न में केतु आ गया है तो समाज ये भी जानता है कि कभी कभी अचानक से ये जैसे लापता हो जाते हैं, इधर उधर चले गए, पहाड़ों में चले गए, तो वो चीजें स्वभाव में आ जाती है, ठीक हो गया। और केतु यहां बैठकर 5वें भाव, संतान भाव भी माना जाता है, 5वां भाव रोमांस भाव माना जाता है, उसको भी आस्पेक्ट कर रहा है। 7वां भाव में हम नहीं मानते, मैंने इसको पहले भी कई बार बताया है, केतु को दृष्टि है, लेकिन राहु केतु की परस्पर दृष्टि होने के कारण, क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग अलग मानते हैं, तो अगर हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई जैसे नाग के विष का असर नाग पर नहीं पड़ता है, तो राहु केतु की परस्पर दृष्टि हम नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक हो गया। तो 5वीं दृष्टि कंसिडर करनी पड़ेगी, 9वीं भी करनी पड़ेगी, नहीं तो कई चीजें ऐसी हैं जो आप
जिसके बारे में बढ़िया प्रोडिक्शन नहीं दे पाएंगे। नवम भाव हमारा पिता भाव माना जाता है, भक्ति के लिए राहु धर्म भाव में दृष्टि जमाता है तो अच्छा माना जाता है। तो इनको वैसे काफी ज्ञान है इनको धर्म को लेकर, और ज्योतिष का भी इनको अच्छी अभिरुचि इनकी है, और पिता के साथ प्रेम है लेकिन संवाद कम कर देता है, केतु की दृष्टि है। और इनको गोचर में जब से इनको राहु है, माने लग्न से आप समझ रहे हैं 90 में, अभी फिलहाल में भी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी नवम में राहु मीन का चल रहा है। और लास्ट ईयर जब से वो आए हैं तभी से इनको, माने सोसाइटी में एक मैसेज चला गया कि पिता की तरफ से थोड़े से पूर्वज ऐसे हल्के फुल्के बीमार हैं, इसीलिए काम को थोड़ा इनको बीच में रोकना भी पड़ा। ठीक हो गया। तो अभी जब गोचर में इनको मई सेकेंड वीक थर्ड वीक के बाद इनको वो बल प्राप्त हो जाएगा। और आप ये भी समझ सकते हैं चंद्र कुंडली से, जो लग्न से नवम आ रहा है, चंद्र कुंडली से वो इनकी सैलरी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स इनकी रूटीन इनकम, एनुअल इनकम वो भी बाधित हुई है। ठीक हो गया। तो वो बाधित हुई है मतलब ऐसा नहीं कि वो चली गई है, लेकिन ऐसा स्मॉग सा छा गया है, धुआं सा छा गया है कि पता नहीं वो समय पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। तो क्योंकि हम समझते हैं लेने देने वाले काम तो एक्चुअल में मुख्य रूप से तो दशा ही करता है। अगर दशाएं फेवरेबल हैं तो फिर अपने को स्मॉग कहें या गोचर से बहुत अधिक डरने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। और बाकी इनको विवाह को लेकर थोड़े चिंतित हैं। वैसे तो देखिए इनका चार्ट ओवरऑल काफी अच्छा है मैरिड लाइफ के लिए। सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस मुख्य रूप से इन भावों को लिया जाता है। आप इन भावों को चंद्र कुंडली से भी समझ सकते हैं, सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि लग्न से सातवें भाव में शनि और राहु बैठे, चंद्रमा से सातवें भाव का स्वामी सेकेंडरी लॉर्ड केतु महाराज है और दृष्टिपात भी कर रहा है। तो एक प्रकार शनि जिस प्रकार डिले का कारक है, केतु डिटैचमेंट लाता है, तो इनको माने फर्स्ट अटेम्प्ट कह लें मैरिज को लेकर वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा। हालांकि सेपरेशन जैसा तो नहीं माना जा सकता है, क्योंकि देखिए शनि सातवें में बैठकर वर्गोत्तम बल से बली है। आफ्टर मैरिज चार्ट में सेम राशि में बैठा है एग्जॉल्टेड मार्स और डेबिलिटेटेड जुपिटर के साथ। तो अभी महादशा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फिलहाल बृहस्पति की चल रही है। बृहस्पति नवमेश भी है और षष्ठमेश भी है और एग्जीक्यूट कर रहा है वो द्वादश भाव से। तो इन चीजों में इसने, जैसे मैंने बोला, नवम भाव पिता पूर्वज और षष्ठम भाव रोग, और वो एग्जीक्यूट कर रहा है 12वें भाव से। 12वां भाव व्यय का होता है, खर्चों का होता है। तो इनको ऐसा कुछ विषयों को लेकर लगा कि मुझे पिता पूर्वजों से संबंधित रोग में कुछ पैसा लगाना पड़ा। और लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना है कि विपरीत राजयोग के भी इनको लाभ मिलेंगे, कि छठे का स्वामी होकर वो 12वें में चला गया। ठीक हो गया। तो 6 लॉर्ड जब 12th में चला जाता है तो हम विपरीत परिस्थिति आने के बाद एक लॉन्ग लास्टिंग फेम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी दूर स्थान बैठे व्यक्ति के कारण। ठीक हो गया। बिकॉज 12th हाउस इज फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और वो आफ्टर मैरिज चार्ट में भी गुरु जो है डेबिलिटेटेड है। तो शादी के लिए जो, माने क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, शादी के लिए जो प्रयास किए वो ज्यादा सार्थक नहीं हो पाए। हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि 7वें में डिले का कारक शनि राहु के साथ बैठा था, तो उसने डिले तो जितना करना था करवा दिया, लेकिन अब वो इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकता है। डिले कर सकता है, वो डिनाय नहीं कर रहा है। वो अपने राशि में बैठा है और आफ्टर मैरिज चार्ट में सेम राशि मीन्स वर्गोत्तम है। तो अब इनको निश्चित रूप से शादी के योग नवंबर तक इस वर्ष में शादी का हो जाना चाहिए। माने इनका शादी के योग तो माने अगस्त एंड कहें या सितंबर शुरुआत में बनने लग जाएंगे।
और शादी हो जानी चाहिए, नवंबर तक शादी इनकी हो जानी चाहिए। ठीक हो गया। और अगर हम थोड़े से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जानने की कोशिश करें पार्टनर, तो देखिए 7वें भाव में ग्रह जो बैठे हैं शनि और राहु, इनको ऐसे प्रपोजल भी मिले कि इनकी उम्र से काफी ज्यादा कम उम्र के व्यक्ति के साथ इनको क्या विवाह करना चाहिए, या इनसे बराबर या 1-2 वर्ष वो बड़े भी हो सकते हैं। तो यदि हम इनके शुक्र पर दृष्टि डालें तो शुक्र आप देख रहे हैं वो 29 डिग्री, माने जैसे वयोवृद्ध हैं, मृत डिग्रियों में हैं, तो एक प्रकार इनका जो पार्टनर, इनका जो स्पाउस जहां से इनको प्रेम मिल सकता है वो थोड़े उम्र दराज। और इसी प्रकार हम जो इवन राशियां होती हैं, आप समझते हैं जो सम राशियां हैं, वहां 30 माइनस लेकर फिर ग्रह को समझते हैं कि ये वृद्ध है कि वो बाल। अब जैसे वो शनि 1 डिग्री 34 मिनट में है, तो वो क्योंकि सम राशियों में बैठे, इसलिए 30 माइनस 1.34 करेंगे तो वो लगभग वही 29 डिग्री कुछ आ रहा है। तो वो एक प्रकार से माने 28 डिग्री, क्योंकि हमें 34 भी लेना है, तो वो एक प्रकार वयोवृद्ध मृतावस्था, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि उम्र दराज जैसे। तो जो बहुत कम उम्र का इनको जो प्रपोजल आया है वो तो एक्सेप्ट नहीं होगा। और बाकी कर्मठ होंगे, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होंगे, बिकॉज शनि जो है वो कर्म से बिल्कुल नहीं घबराता है, कर्म करने से। ठीक हो गया। और हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर राहु कंज्वाइन कर रहा है तो राहु का सेकेंडरी हम राशि मानते हैं एक्वेरियस, तो 8th लॉर्ड होकर वो यहां बैठा है। तो हम अगर यहां से समझते हैं कि भाई ये पार्टनर का लग्न मान लें, तो यहां से वो सेकेंड हाउस हो जाता, तो कहीं ना कहीं उनका आवाज पर अच्छा कमांड होगा, कोई ऐसा सिंगर हो सकते हैं, गायन कला में माहिर हो, बोलने में। तो और इसी प्रकार यहां पर भी समझ सकते हैं कि भाई सूर्य लग्न में बैठा है और मन चंद्रमा, भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत अधिक वरीयता देते हैं, तो चंद्रमा जो दूसरा भाव माने वही गले को लेकर वॉइस ओवर, सिंगर, सिखाना, इस प्रकार की ट्रेनिंग देने वाले हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो निश्चित रूप से इनको इस प्रकार का प्रपोजल पाइपलाइन में है भी। और सूर्य बहुत बली है, अभिजित मुहूर्त में जन्म हुआ है, सूर्य उच्च का है। आफ्टर मैरिज चार्ट में भी सूर्य ने अपनी गरिमा, अपना बल खोया नहीं है। मींस इनके इन लॉज फैमिली में भी बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स होंगे, समाज में जो लाइक फर्स्ट क्लास जो सर्विस में जो लोग हैं उनके संबंध इनके ससुराल में भी देखे जा सकते हैं। ससुराल का व्यवहार अगर समझना हो तो देखिए इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट में शुक्र और मंगल दिखाई दे रहे हैं। ठीक हो गया। तो शुक्र इस राशि में माने एक्वेरियस जो मित्र की राशि में बैठे, अच्छा माना जा सकता है। और चंद्र कुंडली से यदि आप देखें तो 7, 8, 9, 10, ठीक है, तो वो एक प्रकार अपने से दशम होकर शुक्र महाराज एक्वेरियस या कुंभ राशि में बैठे, अच्छे माने जाएंगे। मंगल के साथ बैठे हैं तो मंगल जो है वो मेल डोमिनेट होता है, तो इनके ससुराल में एक प्रकार ये भी माने मंगल का प्रभाव भी है, जमीन ज्यादा हो सकती है। लेकिन मंगल और शुक्र का जो मिलन होता है ये ससुराल पक्ष में एक प्रकार का असमंजस की स्थिति कह ले, इन दोनों के स्वभाव में अंतर है। ठीक हो गया। तो असमंजस की स्थिति बनी रहती है। और जो ससुराल पक्ष का डिपॉजिटर है शनि, वो स्वराशि होकर सप्तम भाव में बैठा है, माने कर्मठ है, कर्म करने वाले हैं। इस लग्न के लिए मंगल योग कारक है, तो वो सही जगह बैठा है। मंगल की माने एक प्रकार अगर योग कारक प्लैनेट के रूप में यदि देख रहे हैं तो वो कोई बुराई नहीं आफ्टर मैरिज चार्ट में, इसीलिए मंगल को उच्च पद मिल गया है। लेकिन क्या होता है, रेमेडी के बाद वो जो प्रताप काम करेगा, ये कामुक भी बनाता। 8वां भाव हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन सेटिस्फैक्शन बताता है, तो वहां पर शुक्र और मंगल बैठे हैं, तो ये जातक में कमी हो सकती है। तो ये अगर इस प्रकार का कोई माने नक्षत्र के स्वामी या नक्षत्र के देवता को मिलाकर कोई रेमेडी कर लें शुक्र संबंधी, तो ठीक रहेगा। माने हम मंगल को भी यहां कमजोर नहीं करना चाहते, बिकॉज लग्न के लिए बहुत बढ़िया है और शुक्र भी राशि स्वामी है, तो
तो ये ध्यान कर सकते हैं कि जैसे इनका जो विंशोत्तरी ग्रह तो मृगशिरा नक्षत्र में मंगल आता है, लेकिन जो इनका जो देवता है वो इनका सोमदेव है। तो भगवान सोमदेव है ना, चंद्रमा का देवता के रूप में शंकर भगवान की आराधना करें। सोमवार के दिन यदि ये व्रत करें और उसमें खासकर क्या ध्यान रखें, शुक्र का ध्यान रखें। शुक्र यानी एक प्रकार 8वां भाव, जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन सेटिस्फैक्शन है, तो मन वचन वाणी से ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से करें। तो ये जो थोड़ी सी कमी, जो डिले हो गया है इनको, वो अब डिले ज्यादा परेशान नहीं करेगा, जो और ज्यादा आगे बढ़ेगा नहीं, और विवाह इनका हो जाएगा, अच्छा विवाह होगा। और भाई आप देख रहे हैं स्टेटस तो बढ़ा चढ़ा हमेशा रहेगा ही रहेगा। सूर्य उच्च का है, बुध के साथ बैठा हुआ है, तो स्टेटस में तो शादी के बाद भी कोई कमी ऐसी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सूर्य यहां पर भी जो कुटुंब का स्वामी होकर है, यहां पर भी वो स्वराशि बैठा है। और आफ्टर मैरिज चार्ट में जैसे मैंने बोला शुक्र और राहु बैठे हैं, यहां पर भी शुक्र को मंगल प्रभावित कर रहा है। तो शुक्र के लिए काम करना माने जो हमने सोमवार का व्रत किया है उसमें कहीं ना कहीं शुक्र माने क्या, शुचिता, पत्नी व्रत धर्म, इस प्रकार से यदि विचार करते हैं तो इनको विवाह का पूर्ण सुख समझना चाहिए। बाकी आप देख रहे हैं बड़ा बैलेंस चार्ट है। सर्वस्टिक वर्ग ने भी किसी भाव को बहुत ज्यादा प्रताड़ित नहीं किया है। आप देख रहे हैं लग्न 26, कुटुंब भाव 24, तीसरा भाव जो हम पराक्रम के लिए, छोटी छोटी यात्राओं के लिए 29, माता सुख 30 है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना है, माता सुख का स्वामी होकर भी शुक्र 8वें भाव में बैठा है, और पिता भाव का स्वामी होकर बृहस्पति 12वें में बैठा है। तो जो जैसे लास्ट ईयर से माता पिता की हेल्थ को लेकर थोड़े से ये परेशान रहे, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अगर माता पिता कोई ऐसे गुरु आश्रम में, कोई मेडिटेशन कैंप में कभी कभी रुक जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, वो इनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। आप समझ रहे, शुक्र जो है वो माता भाव का स्वामी होकर 8वां भाव का जो धनात्मक पहलू है वो मेडिटेशन कैंप इस प्रकार से माना जाता, कुंडलिनी के साथ जोड़कर देखते हैं। और पिता भाव का स्वामी होकर गुरु का घर 9वें भाव से गिने 1 2 3 4, तो गुरु आश्रम, गुरु के घर में जाके बैठा है। तो इस प्रकार का रेमेडी करना इनके माता पिता के हेल्थ को भी क्योर करेगा। बाकी गोचर का तो लाभ इनको मई में ये कुछ भी नहीं करेंगे तो वो मिल ही जाएगा, लेकिन हम प्रयोग इसीलिए करते हैं कि जो 15 मई और 20 मई को लगने वाला है उसका एहसास हमें थोड़ा और पहले हो जाए। यदि अच्छे से अनुशासित होकर प्रयोग करते हैं तो वो उसका लाभ जीवन में मिलता ही मिलता है। कोई राजसिक प्रयोग करना चाहते हैं, वैसे तो मैंने बताया सबसे बढ़िया तो यही प्रयोग होते हैं कि जो कारक माने ग्रहों के जो कारक हैं उनको भगवान मानकर उनका सात्विक प्रयोग करे, वो सबसे बढ़िया है। और नहीं तो राजसिक प्रयोग में स्टोन रेमेडी आप करना चाहें तो लग्नेश होकर चंद्रमा, एकादश माने रूटीन इनकम कह लें आप, सैलरी प्रिय मित्र भाव में एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, तो चंद्रमा का रत्न मोती लिटिल फिंगर कामना पूर्ति उंगली में अभिमंत्रित कराकर डालें, बहुत बढ़िया रहेगा। तो कुल मिला के इनके चार्ट में कोई ऐसा दोष नहीं है। इनको ऐसा लगा कि शादी मैं करूं कि ना करूं, निश्चित रूप से शादी करेंगे, और इनको माने इनको संतान भी दिखाई देता है। उच्च का चंद्रमा देख रहा है 5वें भाव में, तो कोई ऐसी समस्या नहीं, संतान भी इनको होगा। पहली संतान हो सकता है बेबी गर्ल हो, बाकी तो क्योंकि गर्भ जो है वो महिला जातक उनका चार्ट विशेष रूप से देखा जाता है। बाकी पिता की हैसियत से भी अगर देखते हैं तो संतान इनको निश्चित रूप से होगा। तो आज के क्लास में फिलहाल इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।